Hi, dear students. Hopefully, you all will be fine and busy in the preparation. आज हम पार्ट 3 ऑफ मॉडल पेपर्स जो है वो कर रहे हैं. ये पेपर मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ और इसके जो अब ऑनवर्ड क्वेश्चंस हैं उनमें डिफ़िकल्टी का लेवल काफ़ी कम है, इसलिए इसमें से कुछ हम MCQs करेंगे जो रिमेनिंग है. तो क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने सिलेक्ट किया है आज वो है द वॉर इन इराक सेंट ऑयल प्राइसेस स्पायरलिंग अपवर्ड. यानी ऑयल प्राइस इंक्रीज हुई है इराक में वॉर की वजह से, रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन दी ओवरऑल प्राइस लेवल. तो प्राइस लेवल भी इंक्रीज हो गया क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज हो गई. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ इन्फ्लेशन? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. कॉस्ट पुश नॉट कॉस्ट पुल. तो स्टूडेंट्स मिक्स कर जाते हैं जल्दी में. आपने जल्दी की नहीं और आपने फिल किया नहीं अपना सर्कल और आपका काम हुआ नहीं, इसलिए बड़ा तवज्जो से देखना है. इफ़ द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज़ 5% एंड इन्फ्लेशन रेट इज़ 2%, द रियल इंटरेस्ट रेट इज़. तो रियल इंटरेस्ट ये कॉमनली आ जाता है क्वेश्चन. तो ये आपके पास जो रियल का फार्मूला होता है, तो रियल इज इक्वल टू होता है नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन. ये फार्मूला याद रख लें, बड़ा इजी सा फार्मूला है, पहले भी मैंने पेपर्स में डिस्कस किया है ये. तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को पुट करें 5%, इन्फ्लेशन को पुट करें 2%, तो आपका जो रियल है आराम से निकल आया 3%. फार्मूला आता होगा तो इजीली कर लेंगे. आंसर इज बी. नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज इन्फ्लेशन माइनस टैक्स, टैक्स प्लस इनडायरेक्ट टैक्स. रियल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन, रियल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन, नॉन ऑफ दिस. अब आपके पास ये फार्मूला है, ठीक है. तो अगर इसमें से अगर आपने नॉमिनल को निकालना तो क्या करना है आपने, तो ये तो प्लस हो जाएगा जब इस तरफ आएगा, तो ये तो माइनस नहीं होने वाला. इसने कहा है रियल रेट माइनस इन्फ्लेशन, तो ये मेरा ख्याल तो है, मेरी इतनी मैथ तो नहीं अच्छी, ज़रा ये चेक करें. तो ये प्लस पाई इज इक्वल टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट नहीं होगा. तो जैसे ये 3% है और ये 2% है, दोनों ऐड होके ये 5% बन जाते हैं. तो यहाँ पे माइनस आया तो ये पॉसिबल नहीं है. इन्फ्लेशन माइनस टैक्स, टैक्स प्लस कुछ, ये दोनों तो इररिलेवेंट हो गए. सो नॉन ऑफ दिस इज़ द आंसर. अगर बन सकता था तो ये था रियल प्लस इन्फ्लेशन इज इक्वल टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट. Next is nominal interest rate means. Nominal interest rate means the rate quoted in loan and deposits. Interest rate before taking inflation into account. Both A and B. None of these. So दोनों हो सकते हैं. The interest rate before taking into account. आफ्टर टेकिंग इन टू अकाउंट हो जाएगा आपका रियल, बिफोर टेकिंग इन टू अकाउंट, ठीक है जी. तो आपके पास ये नॉमिनल इंटरेस्ट रेट हो जाता है. सो बोथ कैन बी, ए और बी दोनों. ये आपके पास आ जाएगा सी आंसर. मेन चीज़ तो आपने ये समझनी होती है कि कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है. तो ये अगर आपको समझ आ जाता है तो फिर आपका काम. नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज़, अभी ऊपर आया था, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज़ रियल इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय नो, रियल इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई बाय नो, रियल इंटरेस्ट रेट प्लस इन्फ्लेशन. मैं ऊपर बता चुका था, तो ये आपके पास रिपीटेड आ गया क्वेश्चन, तो आपके पास सी आंसर है. अकॉर्डिंग टू केन्स इंटरेस्ट रेट इज डिटरमिन बाय वेयर मनी सप्लाई इज इक्वल टू मनी डिमांड. ये डायग्राम आप लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी के अंदर कर चुके हैं. दिस इज मनी डिमांड, दिस इज मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट इज डिटरमिन हेयर. A tariff is a tax which is imposed when commodities crosses international border. ये वैसे डेफिनेशन एक टैरिफ की मैंने बुक में देखी थी. तो यहाँ पे क्या, a tariff is a restriction on the number of exports, limit on the amount of imported goods. tax and imports, tax and imports होना चाहिए था tax on imports. अब मिस्टेक है या नहीं है आगे पता चल जाएगा. 66 के ऑप्शन बी एंड सी. अच्छा जी, लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स नहीं होता, रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम नहीं होता. टैक्स, ये मिस्टेक है, यहाँ पे ऑन होना चाहिए था टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स, तभी सी ऑप्शन बनेगा. तो जो डी ऑप्शन है वो बुक में वैसे भी ऊपर लिखा हुआ बी एंड सी, तो इस वजह से उसको छोड़ दें.
सो मेन चीज़ ये कि टैरिफ की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। डंपिंग रेफर्स टू, ठीक है जी। तो क्या होता है, व्हेन यू आर सेलिंग योर कमोडिटी इन फॉरेन मार्केट बिलो योर कॉस्ट, बाइंग गुड्स नो, expensive goods no, reducing tariff no, sale of goods abroad at a lower price below their cost and price in home। ये डेफिनेशन भी है इसकी। तो ये डंपिंग की 3 टाइप्स होती हैं, लास्ट टाइम मैंने बताई थी, स्पोरेडिक, परसिस्टेंट और प्रीडेटरी। तो ये भी आपने देख लेनी है, लास्ट लेक्चर में थी। अकॉर्डिंग टू हेक्सर ओलिन जो है ना, ये क्या कहते थे, ये हेक्सर वॉज अ टीचर ओलिन का। तो ओलिन की जो बुक है उसका नाम है इंटर रीजनल इंटरनेशनल ट्रेड, आई थिंक 1933 के अंदर है, अब चेक कर लीजिएगा, ओलिन की। एंड ही इज़ बेसिकली नोबल प्राइज लोरेट एज वेल। सो क्या कहता था ये कहते थे कि भाई कंट्री को एक्सपोर्ट करनी चाहिए वो प्रोडक्ट्स जिसमें आपकी जो फैक्टर आपके पास सर अबंडेंस के अंदर है, बेसिकली ये था। सो इफ़ वी हैव लेबर अबंडेंट, तो हमें लेबर इंटेंसिव चीज़ें एक्सपोर्ट करनी चाहिए। अगर हम कंट्री हैं कैपिटल अबंडेंट कंट्री, तो हमें कैपिटल इंटेंसिव चीज़ें एक्सपोर्ट करनी चाहिए। मेन क्रक्स इसका ये था, यानी कि जो मेन जिसे कहते हैं ना बेसिस ऑफ ट्रेड जो थी एचओ की, वो यही थी, वो फैक्टर इंडोवमेंट थी। उसी की वजह से ही आप डिसाइड करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। द डिफरेंस इन फैक्टर इंडोवमेंट बेस ये थी, डिफरेंस इन मार्केट नहीं, डिफरेंस इन फिजिकल सिस्टम, डिफरेंस इन आइडियोलॉजी नहीं, फैक्टर इंडोवमेंट। इसलिए मैंने सारी बैकग्राउंड में बता दिया। टू कंट्रीज कैन गेन फ्रॉम फॉरेन ट्रेड इफ़ कॉस्ट रेशियोज आर डिफरेंट, दोनों की कॉस्ट सेम डिफरेंट और दोनों की प्राइसेस डिफरेंट हों। ये दोनों चीज़ें आती हैं इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। सो ए और सी आपके पास आंसर है। इंटरनेशनल ट्रेड एंड आई थिंक ये बड़ी बेसिक सी चीज़ें थी। आगे चलते हैं। इनफ्लो ऑफ इनकम केन्जियन इक्विलिब्रियम ऑब्टेन्स व्हेन, तो केन्जियन इक्विलिब्रियम ऑब्टेन्स वेयर द फ्लो एस प्लस टी प्लस एम आई प्लस जी प्लस एक्स, ये आपके पास हो, ये आपके पास हैं लीकेजेस, ये आपके पास हैं इंजेक्शंस, तो ये आपके पास बन जाता है। नेक्स्ट इज इफ देर इज प्राइस सीलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली टू अकर। प्राइस सीलिंग क्या होती है? आई थिंक दिस इज योर प्राइस सीलिंग। सो क्या क्रिएट हुआ प्राइस सीलिंग के अंदर? शॉर्टेज क्रिएट हो गई। राशनिंग, अच्छा कॉन्सेप्ट क्या है? नॉट लाइकली टू अकर, राशनिंग बाय फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, वो तो नॉट लाइकली, दिस विल हैपन। ब्लैक मार्केट, दिस विल हैपन। सेलर्स प्रोवाइडिंग गुड्स फॉर फ्री दैट वर फॉर्मली नॉट फ्री, ग्रे मार्केट भी होगी। बट सेलर्स प्रोवाइडिंग गुड्स फॉर फ्री दैट वर फॉर्मरली नॉट फ्री, ये तो पॉसिबल ही नहीं है इसके अंदर, इस केस के अंदर। तो डी इज द आंसर। नेक्स्ट इज क्योंकि बाकी बेसिक्स थे माइक्रो इकोनॉमिक्स की बेसिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर लेवल वाली, बस ये पेपर बनाने वाले ने भी क्या किया है, मॉडल पेपर है तो उसके अंदर कुछ बेसिक चीज़ें डाल दी हैं। शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म शोज द अमाउंट ऑफ कमोडिटी द फर्म इज प्रिपेयर टू सेल एट डिफरेंट प्राइसेस बाय चेंजिंग ओनली फिक्स्ड फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर, फ्यू फैक्टर, 3 फैक्टर। अब बात ये है कि यहाँ पे क्योंकि शॉर्ट रन सप्लाई कर्व है तो जल्दी नहीं करनी है, तवज्जो से देखना है। शॉर्ट रन के अंदर आपके फिक्स फैक्टर चेंज नहीं होते हैं, तो ये इंडिकेशन थी। था ये भी बेसिक सही। एक मज़े का एमसीक्यू है मेरा ख्याल है इधर आपके पास। दिस वन इज़ टू रिमूव द प्रॉब्लम टू अटेन इकोनॉमिक, ये तो ये टू था, टू अटेन इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन विच इज़ इंट्रोड्यूस्ड। तो वो क्या इंट्रोड्यूस है? डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसीज़ आपके पास हैं, फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी। सो द नेक्स्ट इज़, ये गुड क्वेश्चन है, मेरी नज़र से भी पहली दफ़ा गुजरा, तो मैंने देखा, मैंने कहा ये शायद फॉल इन कंजम्पशन लिखना होगा। देन बस ऐसा होता है, कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं नज़र से गुजरे होते। फॉल्सी ऑफ कंपोजिशन
इकोनॉमिक्स के अंदर आपने भी इसको सर्च करना है गूगल में और इसको पढ़िएगा ज़रा। फॉल्सी ऑफ कंपोजिशन अकर्स व्हेन प्रिवेल्स। इन ऑप्शंस को तो छोड़ देना कि ये क्या है क्या नहीं है। बात ये कि व्हाट इज़ फॉल्सी ऑफ कंपोजिशन इन इकोनॉमिक्स, ये ऐसी अनरिलेटेड सी बना दी हैं ऑप्शंस इसने, वैसे मैं बता दूंगा फिर क्या है। अब फॉल्सी ऑफ कंपोजिशन होता क्या है? जब एक इंडिविजुअल समझता है कि वो बेसिकली किसी फिनोमिना की एक साइड को देख के वो जज कर ले कि बस यही ठीक है, दैट इज़ फॉल्सी ऑफ कंपोजिशन। यानी कि अब इंटरनेट पे काफ़ी सारी एग्जांपल दी हुई हैं। एग्जांपल ये है कि गाड़ी के टायर को देखें आप, अब ये इंटरनेशनल एग्जांपल्स हैं जो मतलब ऐसी वेबसाइट्स हैं जो पाकिस्तानी नहीं है, कि अगर आप टायर को देख के कहते हैं कि अच्छा जी गाड़ी के टायर जो है ना क्योंकि प्लास्टिक के बने हुए तो पूरी गाड़ी प्लास्टिक की है, नो। अच्छा, बहुत सारी जो मैंने सोर्सेज देखे उसमें नज़र आया पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। अच्छा, अब पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट जो है मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट और या पैराडॉक्स ऑफ सेविंग, ठीक है। सेविंग यूजुअली तो बुक्स के अंदर ये आता है, लेकिन पैराडॉक्स ऑफ सेविंग भी इसे कहते हैं। वो क्या था पैराडॉक्स ऑफ सेविंग? अटेम्प्ट्स टू सेव मोर लीड्स टू या इवेंचुअली एंड्स अप इन इनडेप्टनेस या लेस सेविंग देन द प्रीवियस ईयर सेविंग। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर इंडिविजुअल ये कंसीडर करता है कि एक बंदे ने अपनी इनकम में से सेव किया तो वो जनाब वो ही इज़ कंसिडरिंग हिम गुड, कि अच्छा उसने अपनी इनकम को सेव किया है और कंजम्पशन कम किया और सेविंग किया, तो ये तो उसको बड़ा फ़ायदा है। तो उसने एक या दो बंदों से सुन के आगे वर्ड ऑफ माउथ की वजह से हर कोई सुनता गया और हर बंदा ही ऐसे करना शुरू कर दे, तो क्या होगा कि पूरी सोसाइटी जब ज़्यादा सेव करेगी तो ओवरऑल आपकी जो एडी है वो फॉल कर जाएगी। जब एडी आपकी फॉलो करेगी आपकी जो जीडीपी है वो फॉल कर जाएगी। जब ये फॉल हो जाएगी तो फिर पता चलेगा एंड पे इनको कि भाई कंजम्पशन इंपॉर्टेंट है सेविंग करने के लिए, बिकॉज सर्कुलेशन ऑफ मनी, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट होगी तो हम सेविंग करेंगे। सो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट भी ये है कि जब पूरी सोसाइटी सेविंग की तरफ लग जाती है, अटेम्प्ट करती है ज़्यादा सेविंग करने की, तो वो उस ईयर की सेविंग से भी कम सेव कर पाते हैं जो प्रीवियस ईयर था। फॉर एग्जांपल जो 2019 में जो लेवल था उससे भी कम सेव कर पाते हैं 2020 के अंदर। So, क्या होता है? अटेम्प्ट्स टू सेव मोर इवेंचुअली एंड्स अप इन इनडेप्टनेस या लेस सेविंग देन द previous periods saving. That was all about this paper, and I'll shortly back with new video related to new model papers, and now I will try to make the video on a little complex MCQs. Thank you very much. Like it, subscribe my channel if you have not subscribed it yet, share with your friends, and दुआओं में ये ज़रूर याद रखें। थैंक यू वेरी मच।